हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 एमसीक्यूज फॉर पेपर 1 ऑफ यूजीसी नेट। सो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा एंड प्लीज टेल मी योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। 50 क्वेश्चंस हमारे डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक थे। दैट मीन्स 50 में से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच डोमेन ऑफ लर्निंग डील्स विद एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऑप्शन ए कॉग्निटिव, ऑप्शन बी अफेक्टिव, ऑप्शन सी साइकोमोटर और ऑप्शन डी बिहेवियरल। करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन बी, दैट इज अफेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी एट द हायर एजुकेशन लेवल। अगर हम हायर एजुकेशन लेवल की बात करते हैं तो कौन सा इनमें से मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी रहेगा। ऑप्शंस हमारे पास हैं, डिक्टेशन, डिस्कशन, लेक्चर एंड मेमोराइजेशन। करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन बी, दैट इज डिस्कशन, बिकॉज डिस्कशन प्रोमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन लेवल टीचिंग की, सो जहां पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में प्रमोट करने की जरूरत है। एंड discussion also encourages active participation of the students in the class. So the correct answer here will be discussion as the most effective teaching strategy at higher education level. अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि हम पहले 5 क्वेश्चंस में टीचिंग एप्टीट्यूड ही डिस्कस कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज, माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर। ऑप्शंस हैं, प्रैक्टिसिंग क्लासरूम मैनेजमेंट, करिकुलम प्लानिंग, इवैल्यूएशन और प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन डी, दैट इज प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं माइक्रो टीचिंग की। सो दैट मीन्स प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर। इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो नॉट आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज बहुत बार बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं एंड कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं, नॉट को मिस कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, अथॉरिटेटिव एंड स्ट्रिक्ट बिहेवियर, एबिलिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स एक गुड टीचर को, एक अच्छे अध्यापक को कभी भी अथॉरिटेटिव एंड स्ट्रिक्ट बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। सो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू, ऑप्शंस हैं, गिव इंफॉर्मेशन, डेवलप थिंकिंग, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्स और हेल्प देम स्कोर हाई। करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव टीचिंग का क्या होता है, टू डेवलप थिंकिंग इन दी स्टूडेंट्स। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड हमने यहाँ पर खत्म कर लिया है। अब हम बात करेंगे अबाउट रिसर्च क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ रिसर्च एम्स टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। ऑप्शंस हैं, फंडामेंटल, अप्लाइड, एनालिटिकल और हिस्टोरिकल। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, दैट इज अप्लाइड, बिकॉज यहाँ पर यू आर अप्लाइंग the information to solve an immediate problem. So हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी, दैट इज अप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में लास्ट स्टेप क्या होता है। ऑप्शंस हैं, डेटा एनालिसिस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिपोर्ट राइटिंग और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। सो लास्ट स्टेप रिसर्च प्रोसेस का क्या होता है, ऑप्शन सी, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ हाइपोथेसिस शुड बी। एक हाइपोथेसिस को कैसा होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, वेग, वेग मतलब होता है कि अनक्लियर, नॉट डिफाइंड, क्लियर नहीं है कुछ भी। ऑप्शन बी, टेस्टेबल, ऑप्शन सी, कॉम्प्लिकेटेड और ऑप्शन डी, अनवेरीफाइबल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज टेस्टेबल। प्लेगरिज्म मीन्स, प्लेगरिज्म का मतलब इनमें से क्या होता है। ऑप्शंस हैं, राइटिंग अ रिसर्च पेपर, बोरोइंग आइडियाज विद परमिशन, using another's work without credit, ऑप्शन डी, none of the above. So plagiarism क्या होता है कि आपने किसी का काम यूज किया बट आपने उनको क्रेडिट भी नहीं दिया, राइट। सो ऑप्शन सी, दैट मीन्स यूजिंग another's work without giving them the credit is what we know as plagiarism. क्वेश्चन नंबर 10, सैम्पलिंग इज नेसेसरी व्हेन। सैम्पलिंग कब जरूरी होती है, कब सैम्पलिंग का यूज आपको करना चाहिए। ऑप्शंस, ऑप्शन ए है पॉपुलेशन इज स्मॉल, ऑप्शन बी कंप्लीट सेंसस इज पॉसिबल, ऑप्शन सी टाइम एंड कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स और ऑप्शन डी रिजल्ट्स डोंट मैटर।
सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन सी, दैट इज टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट। जब आपके पास टाइम और पैसे की कमी होती है एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्टडी ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी यूनिट इन द यूनिवर्स, आप सबको स्टडी नहीं कर सकते हैं, पूरा पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते हैं, देन इज व्हेन यू शुड गो फॉर सैम्पलिंग। अगला क्वेश्चन है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। यहां से अब हम कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दो पार्ट्स हम पेपर के अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड पार्ट की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शंस हैं सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इंटेलेक्चुअल। द टर्म नॉइज इन कम्युनिकेशन मीन्स, ऑप्शंस हैं वॉइस ऑफ द स्पीकर, साउंड इन द बैकग्राउंड, डिस्टर्बेंस इन मैसेज ट्रांसमिशन और ऑडियंस फीडबैक। कम्युनिकेशन में नॉइज का मतलब होता है किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस इन मैसेज ट्रांसमिशन, कुछ भी ऐसा जो मैसेज को ट्रांसमिट होने से रोक रहा है, उसे डिस्टर्ब कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन सी, डिस्टर्बेंस इन मैसेज ट्रांसमिशन इज नोन एज नॉइज इन कम्युनिकेशन। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का एक टाइप नहीं है? ऑप्शंस हैं वर्बल, नॉन वर्बल, डायगोनल और सर्कुलर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सर्कुलर। अगला क्वेश्चन, फीडबैक इन कम्युनिकेशन इंप्रूव्स। अगर फीडबैक होता है किसी भी कम्युनिकेशन में, दैट मीन्स टू वे कम्युनिकेशन यहां पर है, सो इट विल इंप्रूव क्लैरिटी, एफिशिएंसी, अंडरस्टैंडिंग और ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन, इसके बाद बाकी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। द बेस्ट कम्युनिकेशन इज वन वे, पैसिव, इंटरैक्टिव और डिलेड। करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सी, दैट इज इंटरैक्टिव। ऐसा क्यों है? बिकॉज कम्युनिकेशन हम चाहते हैं टू वे होना चाहिए, इंटरैक्शन होना चाहिए बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो दैट मीन्स अगर इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होगा, दैट विल बी नोन एज द बेस्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कभी भी वन वे, पैसिव या फिर डिलेड नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं एंड एक कंक्लूजन गिवन है। हमें बताना है कि कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। सो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं ऑल पेन्स आर बुक्स, सेकेंड स्टेटमेंट ऑल बुक्स आर ट्रीज। कंक्लूजन यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है दैट इज ऑल पेन्स आर ट्रीज। सो स्टेटमेंट फिर से देखते हैं, सभी पेन्स बुक्स हैं और सभी बुक्स ट्रीज हैं। सो वी कैन से दैट ऑल पेन्स आर ट्रीज। सो दैट मीन्स कंक्लूजन हियर इज ट्रू। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस हमारे पास हैं ऑब्जर्वेशन टू थ्योरी, थ्योरी टू हाइपोथेसिस, जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल। इनमें से डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कौन सा होता है? विच इज फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, दैट मीन्स ऑप्शन सी। सो सी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या होता है? जो स्टार्ट होता है जनरल स्टेटमेंट से एंड देन वी गो टू द स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, प्रीमाइस 1 आपके पास है ऑल स्कूल टीचर्स हैव अ स्टाफ आईडी। प्रीमाइस 2 आपके पास है मिसेस शर्मा इज अ स्कूल टीचर। सो कंक्लूजन यहाँ पर क्या होगा? मिसेस शर्मा हैज अ स्टाफ आईडी, क्योंकि सभी स्कूल टीचर्स के पास स्टाफ आईडी है एंड मिसेस शर्मा इज अ स्कूल टीचर। सो वी कैन से स्पेसिफिक स्टेटमेंट हमारे पास क्या आएगा? मिसेस शर्मा हैज अ स्टाफ आईडी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है ऑप्शन सी। Venn diagrams are used for, ऑप्शंस हैं लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, आईसीटी और हायर एजुकेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। सो अभी हमने स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन वाला एक क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, बट यहाँ पर कंक्लूजन्स भी दो हैं हमारे पास। स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1 इज ऑल पेन्स आर बुक्स, स्टेटमेंट 2 इज सम बुक्स आर टेबल्स। मतलब कि स्टेटमेंट 1 कहता है सभी पेन बुक्स हैं, स्टेटमेंट 2 कहता है कुछ बुक्स टेबल हैं। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन सेज, फर्स्ट कंक्लूजन हमारे पास है सम पेन्स आर टेबल्स। सम पेन्स आर टेबल्स हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सभी पेन्स बुक तो हैं और कुछ बुक्स टेबल्स हैं। सो वी कैन नॉट से सम पेन्स आर टेबल्स। सो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत है। ऑल पेन्स आर टेबल्स, नो, ऑल पेन्स आर बुक्स, दैट इज फाइन, बट हम ये नहीं कह सकते कि ऑल पेन्स आर टेबल्स, क्योंकि कुछ ही बुक्स हैं वो टेबल्स हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि ऑल पेन्स आर टेबल्स। सो सेकेंड कंक्लूजन भी आपका यहाँ पर गलत है। ए बी सी डी की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट जो आपका ऑप्शन ए है दैट सेज ओनली वन फॉलोज, नहीं, फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट। ओनली टू फॉलोज, नहीं, सेकेंड वन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी नीदर वन नॉर टू फॉलोज, दैट मीन्स दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
Which of the following fallacies is based on attacking the person, not the argument? इनमें से कौन सा fallacy is based on attacking the person? Argument पर नहीं, it is attacking the person. Options हैं red herring, straw man, ad hominem, circular reasoning. Correct answer यहाँ पर है option C, that is ad hominem. अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ HTTP जून 2025 के पेपर 1 यूजीसी नेट में बहुत सारे शिफ्ट्स में ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था. ऑप्शंस हमारे पास हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांजिट प्रोसेस, हाइपर ट्रांसफर ट्रेड प्रोसेस और नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर और जॉयस्टिक. वेरी सिंपल, प्रिंटर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वी कैन सी द इंफॉर्मेशन और इट इज नॉन एज एन आउटपुट डिवाइस. जबकि कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक तीनों ही आपके इनपुट डिवाइस होते हैं. जॉयस्टिक इज यूज्ड लाइक वी यूज द माउस. कीबोर्ड अगेन आपका इनपुट डिवाइस है बिकॉज आप डेटा एंटर करते हैं यूजिंग द कीबोर्ड. स्कैनर से भी अगर आप कोई पिक्चर स्कैन करते हैं आप उसे कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, सो दैट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. इनमें से आउटपुट डिवाइस है ऑप्शन सी, दैट इज प्रिंटर. अगला क्वेश्चन अगेन एक एब्रीविएशन क्वेश्चन है. यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछी हुई है URL की. URL स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लेंस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लेंस और यूनिक रिसोर्स लोकेटर. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. क्वेश्चन नंबर 24, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज RAM, ROM, CPU और मॉनिटर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज CPU. CPU is known as brain of the computer. Google device is an example of, options हैं output device, cloud storage, computer और input device. So Google device is an example of cloud storage. That means option B. सो 25 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं. 25 क्वेश्चन आगे हम और डिस्कस करेंगे. इसी वीडियो में 50 क्वेश्चन हमने टोटल डिस्कस करने हैं. आई होप आप ऑनेस्टली अपना स्कोर अभी तक लिखते जा रहे हैं बिकॉज प्लीज मेंशन द स्कोर इन द कमेंट सेक्शन. ऑल राइट, सो नेक्स्ट सेक्शन हमारा यहाँ से शुरू होता है पेपर का. सो इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 25, देयर टोटल इज, आपको एवरेज गिवन है, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, आपको निकालना है यहाँ पर टोटल ऑफ दीज 10 नंबर्स. सो वो आप कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल, या फिर आप बोल सकते हैं सम, एंड डिवाइडिंग इट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. राइट, सो एवरेज हमें यहाँ पर गिवन है 25, टोटल हमें निकालना है तो वो हम एज x एज्यूम कर लेंगे और n हमें गिवन है 10, क्योंकि 10 नंबर का एवरेज यहाँ पर है, सो n हो जाता है 10. अब टोटल आप कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 25 × 10 होता है 250. सो दैट मीन्स टोटल ऑफ द नंबर्स इज 250, दैट इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 27, मीडियन इज, मीडियन इनमें से क्या होता है, किसे मीडियन कहते हैं? ऑप्शंस हैं द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ऑप्शन बी मिडल वैल्यू व्हेन अरेंज्ड, ऑप्शन सी हाईएस्ट वैल्यू, ऑप्शन डी लोएस्ट वैल्यू. सो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन द सीरीज इज अरेंज्ड. जब आप सीरीज को अरेंज करते हैं, सो जो मिडल वैल्यू होता है दैट इज नोन एज द मीडियन. सो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाता है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाई चार्ट इज बेस्ट यूज्ड फॉर. सो पाई चार्ट बेसिकली क्या होता है? सर्कल होता है और आप सर्कल को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन. राइट, सो ये सर्कल ठीक नहीं बना, आप इसे ठीक से बनाते हैं. सो ये टोटल होता है 360 डिग्री का और आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू हैव, दैट यू आर प्रेजेंटिंग इन द पाई चार्ट. सो किस लिए यूज किया जाता है? कंपेयरिंग इंडिविजुअल वैल्यू, showing percentage distribution, showing trend और none of the above. So जब आप percentage distribution दिखाते हैं that means option B आपका correct answer होगा यहाँ पर. Then a pie chart is mostly used. अगला question, the range is, options हैं difference between the highest and lowest value in the series, option B total of highest and lowest value, option C मिडल वैल्यू व्हेन अरेंज्ड, ऑप्शन डी वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो वैल्यू बहुत बार रिपीट होती है. करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है ऑप्शन ए, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इज नोन एज रेंज.
हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर, हिस्टोग्राम किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं, कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है, इंडिविजुअल डेटा होता है, परसेंटेजेस होती हैं या फिर रेशियो। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्टोग्राम कैसे होता है। सी बार ग्राफ में आपका क्या होता है, आप ऐसे बार्स बनाते हैं, राइट, और आपने नोटिस किया होगा कि बार्स के बीच में गैप होता है, सो दिस इज अ बार ग्राफ। लेकिन जब इनके बीच में गैप नहीं होता है, दैट इज नोन एज अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम साथ में चिपके हुए बनते हैं, बीच में गैप नहीं होता है, जबकि जो बार ग्राफ होता है उनमें दो बार्स के बीच में गैप होता है। सो दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस डेटा इज शोन इन हिस्टोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स? इनमें से कौन सा एनर्जी सोर्स रीन्यूएबल है? ऑप्शंस हैं कोल, सोलर, डीजल और ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन बी दैट इज सोलर आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है। बाकी कोल एंड डीजल जो है दैट आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड बाय एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम। करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन बी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। Kyoto Protocol is related to, options are ozone depletion, climate change, forest conservation or afforestation. Correct answer यहाँ पर होगा option B that is climate change. Chipko movement is related to, options हैं afforestation, forest conservation, climate change और ozone depletion. Correct answer होगा option B that is forest conservation. E-waste refers to electronic waste, ethereal waste, ethnic waste or erasable waste. Correct answer here is option A that is electronic waste. नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्न्स हायर एजुकेशन? ऑप्शंस हैं हमारे पास CBSE, UGC, NCERT और AICTE. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन बी दैट इज UGC बिकॉज UGC गवर्न्स हायर एजुकेशन। NAAC स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर आपको NAAC के फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शंस है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नेशनल एडवांस्ड एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन, न्यू असेसमेंट एंड एडवांसमेंट काउंसिल और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। NIRF is a framework for, options हैं approving university funding, conducting entrance examinations, ranking institutions और regulating school syllabus. Correct answer है option C that is ranking institutions. First IIT was established in, options हैं मुंबई, खड़गपुर, दिल्ली और नागपुर। ऑप्शन बी यहाँ पर दैट इज खड़गपुर इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट IIT was established in खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 40 विच मिनिस्ट्री गवर्न्स हायर एजुकेशन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर है। ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन ए दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर हियर। लास्ट 10 क्वेश्चंस और यहां से हम नए सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रमाणास रेफर्स टू, ऑप्शंस हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज, मेथड ऑफ टीचिंग, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और लेवल्स ऑफ लर्निंग आउटकम। सो प्रमाणास रेफर्स टू ऑप्शन ए दैट इज सोर्सेज ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन 42 अनुमाना रेफर्स टू, ऑप्शंस हैं स्क्रिप्चर्स, परसेप्शन, इन्फरेंस और मेडिटेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज इन्फरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन उपामना मीन्स, ऑप्शंस हैं कंपैरिजन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमोनी और परसेप्शन। सो उपामना हियर मीन्स ऑप्शन ए दैट इज कंपैरिजन। प्रत्यक्ष इन इंडियन लॉजिक रेफर्स टू नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू, प्रत्यक्ष इंडियन लॉजिक में क्या बताता है आपको कि नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू कंपैरिजन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमोनी और डायरेक्ट परसेप्शन। करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन डी दैट इज डायरेक्ट परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 न्याय फिलॉसफी बिलोंग्स टू, ऑप्शंस आर ऑर्थोडॉक्स स्कूल, जैन फिलॉसफी, हेटेरोडॉक्स सिस्टम्स और बुद्धिस्ट फिलॉसफी। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए दैट इज ऑर्थोडॉक्स स्कूल। LCM ऑफ 12 and 15 is, आप इस तरह से 12 and 15 का LCM निकाल सकते हैं। 12 है आपके पास और 15 है, आप इसे कट करते जाएंगे। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं 2 से आपका सिर्फ 6 यहाँ पर कट होता है, राइट। सो 15 एज इट इज आ जाएगा।
इसके बाद आप 2 से अगेन कट कर सकते हैं, 6 अभी भी 2 से कट होगा, 3 आ जाता है, 15 एज इट इज रहेगा. नाउ यू यूज 3 टू कट दीज नंबर्स. सो 3 1s are 3 तो आपका यहीं पर ओवर हो गया, एंड हियर वी हैव 5. राइट, अब 5 आपका 5 से ही डिविजिबल है, सो आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल हैव 1 ऑन फॉर बोथ द नंबर्स. अब आप इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 into 3 is 15, 15 2s are 30 and 30 2s are 60. So option A, that is 60, is the correct answer. अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई. इन ब्रैकेट यू हैव 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. सो 3 का स्क्वायर होता है मतलब 3 3 सा. 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 into 3. 3 into 3 होता है 9. लेट मी जस्ट इरेज इट. या सो 3 into 3 होता है आपका 9 हो जाता है. उसके बाद यू हैव 4 into 4, क्योंकि 4 का भी आपके पास स्क्वायर है, सो 4 into 4 हो जाता है 16, एंड 16 plus 9 is equal to 25. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, दैट इज 25. अगला क्वेश्चन, इफ x plus 3 is equal to 7, सो x will be, आपको यहाँ पर गिवन है x plus 3 is equal to 7, और आपको यहाँ पर निकालनी है x की वैल्यू. सो वो कैसे निकलेगी, x आपका यहीं पर रहेगा, 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड से ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, मतलब कि इज इक्वल टू के दूसरी तरफ. और जब भी हम ऐसा करते हैं तो नंबर का जो साइन है वो बदल जाता है, उल्टा हो जाता है. यहाँ पर जो 3 है वो प्लस में है, और अगर वो राइट हैंड साइड पर जाएगा इट विल टर्न इनटू नेगेटिव. सो x इज इक्वल टू 7 minus 3, मतलब कि x की वैल्यू हो जाती है 4. सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर. व्हाट कम्स नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पर है 2 4 8 एंड 16, और आपको नेक्स्ट नंबर बताना है. तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं जो 2 and 4 की रिलेशनशिप है वो क्या है, आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, नाउ 16 2s are will be 32. सो नेक्स्ट नंबर इस सीरीज में होगा 32, दैट मीन्स ऑप्शन बी. लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्क्वायर रूट ऑफ 49. आपको 49 का स्क्वायर रूट बताना है. सो स्क्वायर अभी हमने क्या डिस्कस किया था, स्क्वायर क्या होता है जब आप किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 into 4, राइट. सो वो हो जाता है 4 का स्क्वायर. सो स्क्वायर रूट क्या होता है, किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आएगा. सो 49, किस नंबर को आप 2 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है, दैट इज 7, बिकॉज 7 7s are 49. सो 49 का स्क्वायर रूट हो जाता है option C, that is 7. So that was all for this quiz. Do write your score in the comment section. So let's see who is scoring the most in this given quiz. Stay tuned and do subscribe for more videos. Every Sunday I will be getting one video on UGC NET paper 1. Stay tuned and do subscribe to the channel, like, share and comment.